नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आप जो बेल आइकन जो है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन वो आपको समय पर मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और अपने जो साथी हैं जो आपके ही तरह कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहे। तो चलिए, तो आज का जो हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में बात करेंगे वो है औसत। उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। हम बहुत ही सरल तरीके से सारी चीजों को सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि औसत वास्तव में क्या है, क्योंकि जब तक हमको इसकी बेसिक जानकारी नहीं होगी तो इनके जो भी प्रश्न जो आते हैं औसत से संबंधित, उन प्रश्नों को अपन बेहतर तरीके से समझ ही नहीं पाते हैं। और फिर प्रश्न की भाषा अगर हम अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो जो हमारे प्रश्न जो होते हैं वो हमारे क्या होता है, गलत होते हैं। क्योंकि हमें औसत के सारे फॉर्मूले याद होते हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें अटक जाते हैं, क्योंकि हम इसको बेसिक रूप से समझते ही नहीं है कि वास्तव में औसत क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत ही वहीं से करते हैं कि औसत का अर्थ क्या है। देखिए, तो औसत क्या है, संख्याओं का जो समूह है। हम सिंपल से बिल्कुल छोटे रूप में इसको पहले समझेंगे कि संख्याओं के समूह जो है, जो समूह दिया, बहुत सारी संख्या अगर दी हुई हो तो संख्याओं के जो समूह जो है उसका जो है मध्य जो मान है, उसका यानी बीच का जो मान होगा वो मध्य मान है, वो कहलाता है औसत। ठीक है, जैसे परिभाषा करते हैं इसको बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। मान लो हमारे पास 5 बालक हैं, जैसे मान लो एक राम है, एक सोहन है, एक मोहन है, एक राधा है और एक और हम मान लेते हैं कोई भी, जैसे हम कृष्ण आए। ठीक है, तो ये जो 5 हमारे पास जो बालक हैं, उन बालकों के पास हम ये मान लेते हैं, जैसे उनके पास चॉकलेट है। मान लो राम जो है, राम के पास कितनी चॉकलेट है, 5 चॉकलेट है। मोहन के पास मान लिया 2 चॉकलेट है। मोहन के पास मान लिया 4 चॉकलेट है। राधा के पास 1 चॉकलेट है। कृष्णा के पास मान लो 3 चॉकलेट है। ठीक है, हम एक बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, ये हमारे पास जो संख्याओं का जो समूह दिया हुआ है। अब इसका जो मध्य मान है, वो मध्यमान से तात्पर्य क्या है, अगर हमें ये करना है कि ऐसा हमें इसका जो मान ज्ञात करना है जिससे क्या हो जाए, सबका जो मान है वो बिल्कुल समान हो जाए, उसी को कहते हैं औसत या उसका मध्य मान। ठीक है, अब इसको समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर हमें ये कहा जाए, जैसे हमारे पास 5 बच्चे हैं, उनके पास इतनी इतनी चॉकलेट है या कोई भी चीज है, और अगर हमें ये कहा जाए कि नहीं, आप ऐसा एक कुछ तरीका ढूंढिए जिससे सभी को समान रूप से चीजें मिलनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये करेंगे कि जो सबके पास जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब वस्तुओं को अपन इकट्ठा कर देंगे। ठीक है, यानी कहने का अर्थ हम क्या कर देंगे, जितनी भी संख्या है उन संख्याओं को अपन क्या कर देंगे, योग कर देंगे। ठीक है, तो योग करने से हमें क्या होगा, हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पास कुल मिलाकर कितनी सामग्री है। तो देखिए सिंपल से इसको प्लस करें तो देखिए 5 और 2 कितने हो गए, 7 और 4 11, 11 और 1 12 और 12 और 3 कितने हो गए, 15। यानी कुल मिलाकर हमारे पास कितनी सामग्री है, 15। अब अगर इसको हम समान रूप से सभी को बांटना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, कितने लोग हैं हमारे पास, 5 लोग हैं, तो हम इसको 5 समान भाग कर देते हैं। जब इसके समान भाग हम कितने करेंगे, 5 करेंगे, तो प्रत्येक को कितना मिल जाएगा, 3 जो सामग्री है या जो चॉकलेट है वो सभी को समान रूप से मिल जाती है। तो यही जो संख्या जो प्राप्त होती है इसी को हम कहते हैं औसत। ठीक है, यानी प्रश्नों में आपके कई बार ऐसा लिखा हुआ आएगा कि इतनी संख्या का औसत इतना है, उसमें कुछ संख्या और मिला दी जाए तो नया औसत क्या होगा। या कई बार ऐसा होगा जैसे हमें कुछ संख्या दी हुई हो, उनका औसत दिया हुआ है, तो हम कुल संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बेसिक जानकारी नहीं होगी तो हम प्रश्नों को आप जब मैं आगे आपको समझाऊंगा तो आप उसको बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, फिर हमको दिक्कत होती है। इसलिए हम सिंपल सा पहले तो ये आप समझे कि औसत का अर्थ क्या है, जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं उन सभी का पहले तो योग होगा, उन सबको प्लस करना पड़ता है, और फिर उसमें जितने भी संख्या है, जितने ये संख्या है या व्यक्ति है, उनमें हम समान रूप से उनको विभाजन करना है, भाग देना है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास अगर हम औसत को एक फॉर्मूले के रूप में अगर देखें कि हमें औसत कैसे ज्ञात करना है, तो देखिए हम कहीं भी रटने पे विश्वास नहीं करता। अगर मैं चाहता तो आपको एक ही लाइन में बता देता कि औसत का मतलब क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करके अपन इसको छोड़ सकते थे। लेकिन देखिए मेरा हमेशा से ही प्रयास रहता है कि हम जो भी समझे उसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझे, ताकि हमारे जो कंपटीशन में जो प्रश्न आने वाले हैं, आप खुद भी जानते हैं काफी ऐसे बच्चे हैं जो आप पहले भी कंपटीशन आप दे चुके हो, तो आपको जो चैप्टर तो बिल्कुल सिंपल सा लगता है, औसत है, बिल्कुल एवरेज है, तो आराम से उसको कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ऐसे आते हैं कि उसमें आप अटक जाते हैं, आप प्रश्न हल नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये होता है कि आपको फॉर्मूले सारे याद होते हैं, लेकिन आपको जब उसका बेसिक रूप से आप समझ ही नहीं पाते, प्रश्न की भाषा को ही नहीं समझ पाते कि उनको इस प्रश्न को हम कैसे इसको मान ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए अपन को पहले बेसिक रूप से इसको समझना जरूरी होता है। तो औसत जो होगा, औसत हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमने सबसे पहले क्या किया, योग किया है। यानी सबसे पहले जितनी भी राशियां दी हुई है
उन राशियों का हमें क्या करना पड़ता है, योग कर दीजिए। और उसके बाद में हमें उसमें समान रूप से भाग करने हैं, यानी भाग देने का अर्थ कितने का भाग देना पड़ेगा, जितने हमारे पास व्यक्ति है, जितनी वो राशियां है, तो जितनी उनकी संख्या है उन संख्याओं से जब उसको हम विभाजित कर देंगे तो हमें जितनी भी संख्या दी हुई है या आंकड़े दिए हुए हैं उन सबका हमें औसत प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है औसत बराबर क्या हो जाएगा, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। जितनी भी हमारे पास संख्या है उनको योग करके जब हम जितनी संख्या उसका भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, औसत। ठीक है, अब देखिए अगर ये पहला तो ये है जैसे हमें औसत ज्ञात करना हो तो हम ये कर सकते हैं। दूसरा काम, अगर हमें मान लो राशियों का योग कई बार हमें ज्ञात करने की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, जितनी भी राशियां हैं वहां पर हो सकता है कि हमें औसत दिया हुआ हो और साथ में संख्या भी लिखी हुई हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनका योग ज्ञात करेंगे तब जाके हम प्रश्नों को आगे कर पाते हैं। तो ये हमें बहुत अधिक उपयोग करना पड़ेगा। तो राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत और राशि की संख्या इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमें राशियों का योग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी राशियों का योग प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, औसत और जितनी भी राशियों की संख्या दी हुई है उन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमें राशियों का योग प्राप्त होगा। ठीक है, और तीसरा जो तरीका है, अगर हमें कई बार ऐसा हो राशियों की संख्या भी ज्ञात करनी पड़ सकती है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें राशियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो बिल्कुल वही तरीका रहेगा जो हम औसत ज्ञात करने के लिए करते हैं। यानी औसत ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, राशियों के योग में हम राशियों की संख्या का भाग देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, राशियों के योग में हमें औसत का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अगर उनका औसत दिया हुआ है तो हम अगर औसत से उसको भाग करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कितनी संख्या दी हुई है या कितनी राशियां है। ठीक है, तो ये तीन जो बेसिक जो फॉर्मूले हैं इनको आप एक बार पहले नोट कर लीजिए ताकि हम आगे जो बढ़ेंगे, जो प्रश्न हम जो हल करेंगे उन प्रश्नों का आप बहुत ही बेहतर तरीके समझ पाएंगे कि कैसे उनको हल करना है। ठीक है, तो हमेशा मैं वीडियो में निवेदन करता हूं कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे ताकि आपको जो भी इसमें से अच्छा लगे, जो मैं आपको कहता हूँ आपको नोट करना चाहिए तो उसे आप साथ साथ नोट भी करते रहे, क्योंकि हर चीज़ आपके जहन में सही रूप से नहीं रह सकती, तो आपको कहीं ना कहीं इसको नोट करना चाहिए। तो औसत तो हम सामान्य सा एग्जाम्पल उनके द्वारा समझते हैं कि हमें औसत कैसे ज्ञात करना है। तो पहले मैंने बहुत ही सिंपल सा प्रश्न लिया है, बिल्कुल कक्षा 5 या 6 के स्तर का है। जैसे हमें कुछ निम्नलिखित संख्या का औसत ज्ञात करना है, हमारे सामने कुछ संख्या लिखी हुई है तो हमें इसका सामान्यतः औसत ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, वही हमें क्या करना है, औसत ज्ञात करने के लिए जैसा हमने अभी एग्जाम्पल में एक देखा था कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो राशियों का योग करना है। जितनी हमारे पास संख्या दी हुई है उन सबका क्या करना है, योग। यानी जो 22 प्लस 15 प्लस 51 प्लस 37 प्लस 45 5 जो संख्या दी हुई है उन संख्या पर क्या कर देंगे, हम योग कर देंगे। और जितनी संख्या है, कितनी संख्या है ये 5, तो 5 का जब इसमें भाग देंगे तो हमें बिल्कुल सिंपल सा आंसर मिल जाएगा। देखिए इनको जोड़ कर दीजिए, 5 और 2 कितने हो गए, 7, 7 और 1 8, 8 और 7 हो गए 15, 15 और 5 हो गए 20, हासिल 2 हो गए 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14 और 1 15 और 2 17। यानी इनका योग तो आ गया 170 और उसमें जो 5 का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 या 15 और ये 4 5 20, यानी 34 जो हो जाएगा वो सिंपल सा इसका औसत मिल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब चलिए इससे थोड़े से अच्छा प्रश्न दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो थोड़ा मैंने अच्छा प्रश्न लिया है कि यदि 7, 5, 8, 12 x और 9 का औसत 8.5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो वीडियो आप जो पहली बार जो इससे मेरे साथ जुड़े हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनसे मैं निवेदन कर दूं कि आप देखिए इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें, क्योंकि इसमें आपको कहीं भी अनावश्यक न तो कोई बातचीत दिखाई देगी, ना अनावश्यक आपसे कहीं भी ऐसा लगेगा आप अनावश्यक रूप से मैं किसी मैटर को बड़ा कर रहा हूँ। देखिए हम एग्जाम्पल भी लेंगे तो वैसे ही एग्जाम्पल मैं लूंगा जो आपकी कंपटीशन के लिए करना हमको अनिवार्य होते हैं, जिनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बिल्कुल हम सिंपल से कठिन की ओर बढ़ेंगे ताकि आपको हर जो छोटी से छोटी चीज है वो भी आपके स्पष्ट होती जाए। तो दूसरा जो उदाहरण है उसको हम क्या करें, उसमें संख्या ये जो एक x दिया हुआ है तो अब इस x का मान हम कैसे ज्ञात करें, क्योंकि कंपटीशन में हमारे बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न तो नहीं आएगा जैसा हमने एग्जाम्पल 1 में देखा था, वैसा तो हमें प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ ऐसा ही प्रश्न प्राप्त होगा जिसमें या तो हमें कुछ ऐसा मान हो जिसका मान नहीं दिया हुआ हो। तो हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा वही जो आप औसत करने का तरीका है उससे हम करेंगे। यानी औसत बराबर क्या होता है, वही हम जानते हैं, राशियों का योग और उसमें किसका भाग देते हैं, हम राशियों की संख्या का भाग देते हैं। तो वही तरीका आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ औसत दिया हुआ है तो हमें औसत की जगह हम औसत लिख देंगे, कितना है 8.5। राशियों का योग जो करना है तो आप इनका योग कर दीजिए, 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 12 प्लस x प्लस 9। ठीक है, तो बट्टा जो है वो राशियों की संख्या, तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखें जो x जो दिया हुआ है उसको भी हमें क्या मानना है, एक राशि मानना है। ठीक है, अब देखिए इनको हम सिंपल सा पहले तो प्लस कर देते हैं। देखिए 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 और 8 कितने हो गए 20,
तो 20 और 12 कितने हो गए 32, 32 और 9 जोड़ दिए कितने हो गए 41। ठीक है, अब 41 में देखिए x जोड़ना है, तो आप कहीं भी ऐसी गलती नहीं करें कि उसको आप सीधा 41x लिखे तो आपकी गलती हो जाएगी। आप इसको कैसे लिखेंगे 41 प्लस x बट्टा क्या है 6। ठीक है, अब इस 6 का अपन कर देते हैं पक्षांतर, तो यहाँ जो भाग में है तो वो संख्या यहाँ आ जाएगी गुणा में, तो 8.5 का हम क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे और यहाँ बच गए हमारे पास 41 प्लस x। ठीक है, अब इसका 6 से गुणा कर दीजिए, देखिए 6 का 5 से गुणा कर दिया, 6 पंजे 30, हासिल कितने हो गए 3 और 8 6 48, 48 और 3 जो है कितने हो गए 51, तो ये हो गया 51.0 बराबर 41 प्लस x। यानी हमें जो है यहाँ तो क्या मिल गया आंसर 51 मिल गए। अब 41 का पक्षांतर कर दीजिए, तो यहाँ प्लस के थे तो यहाँ हो जाएंगे माइनस के, यहाँ क्या बच गया x, तो 51 में से 41 माइनस कर दिए, हमें क्या बच गया, हमारे पास आंसर मिल गया हमें x, यानी x बराबर जो है हमें आंसर मिल गया कितना 10। तो आप कैसा भी प्रश्न है, ज़्यादा आपको कहीं भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। आपको एक सलाह और मैं दूंगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको सारे प्रश्नों को करने के इतने शॉर्टकट तरीके बताएंगे कि आपको एक बार तो लगेगा कि ये सारे प्रश्न बहुत जल्दी हल हो रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। लेकिन देखिए एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपके पास में इतने सारे शॉर्टकट इकट्ठे हो जाएंगे कि आप खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे कि मुझे इसमें से कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं करना है। तो सबसे बेहतर तो यही रहेगा कि आप प्रॉपरली जो तरीका है उसी तरीके से आप उसको करने की कोशिश करें। हाँ, आपको ये लगता है कि समय हमारे कम पड़ सकता है, तो देखिए हम जब अभ्यास प्रश्न करेंगे तो मैं इन्हीं प्रश्नों को करने का एक बहुत छोटा सा तरीका बताऊंगा, लेकिन कहीं भी मैं आपके साथ शॉर्टकट शेयर नहीं करूंगा अधिकांशतः, जिससे हमें कहीं कंफ्यूजन पड़ेंगे। हाँ, कुछ अच्छे शॉर्टकट जो है जिसका हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, हमारे आंसर जल्दी आ सकते हैं, उनका अपन यूज़ जरूर करेंगे। लेकिन पहले जो मेरा हमेशा से ही तरीका रहेगा, पहले अपन उसको प्रॉपर तरीके से ही करना सीखें। लेकिन हो सकता है कि आप कंपटीशन एग्जाम में कई बार ऐसा हो कि हम प्रश्न करते करते उस शॉर्टकट तरीकों को अपन मिस कर देते हैं, तो अगर हमारे पास प्रॉपर तरीका भी होता तो हम उससे आंसर जरूर निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले उसी तरीकों का अपन अप्लाई करके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तब आपके सामने एक और अच्छा प्रश्न लिया है। तो प्रश्न ये है तो बिल्कुल सिंपल सा, जिसमें आपको औसत ज्ञात करना है। लेकिन औसत किनका करना है, हमें प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए पूरी 50 संख्याएं लिखी हुई नहीं है और ना हमें पूरी 50 संख्या लिख के उनको प्लस करना है फिर उनका योग करना है। अगर हम ऐसे करने लगेंगे तो प्रश्न शायद बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको देखिए जब भी औसत वाले जो प्रश्न जो आते हैं उसमें हमें ऐसे प्रश्न अधिकांश कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको जो इनका जो योग का जो फॉर्मूला है, जो जिनसे हम प्राकृत संख्याओं का योग जो ज्ञात कर सकते हैं सीधा ही, तो वो फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में होंगे तो आप उनको एक बार पहले नोट कर लीजिए, ताकि जब प्रश्न ऐसे जो प्रश्न अपन जब करेंगे तो आपको उनमें कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रश्न को करने से पहले अपन जो उनके जो फॉर्मूले उनको एक बार चर्चा कर लेते हैं। मैंने सारे फॉर्मूले पहले ही लिख दिए ताकि आपके समय की बचत हो, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मैं इन फॉर्मूलों को लिखने में अनावश्यक आपके अगर समय खर्च करूँ और वीडियो को बड़ा बनाऊँ, तो ऐसा मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहता है। आप इनको एक बार अच्छे से नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि इनकी जरूरत हमें बहुत अक्सर पड़ेगी प्रश्नों में। देखिए सबसे अगर पहला तो जैसे तो n अगर प्राकृत संख्या का योगफल हमें ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, n कोष्टक n प्लस 1/2, इससे हम ज्ञात करेंगे। अगर हमें प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का अगर योग ज्ञात करना हो, विषम संख्या कौन कौन सी 1 3 5 जो होती है वो संख्या, उनका हमें योग करना हो तो हम क्या करेंगे n²। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है, जैसे आपको n यहाँ पर n का मान क्या है, जैसे मान लो विषम संख्या जहाँ तक लिखी है तो आपको वो अंतिम संख्या नहीं लिखनी है, आपने जितनी संख्या है उसमें जोड़नी है, उतनी संख्याओं को हम लिखेंगे। प्रश्न करेंगे अपन विषम वाला तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे सम प्राकृत संख्याओं का भी योग अगर करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n कोष्टक n प्लस 1 करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से कई बार प्रश्न ऐसा भी आता है कि हमें प्राकृत संख्याओं का योग न पूछकर उनके वर्गों का योग भी हमें पूछ सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करके उनका योग का भी हमें पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या है, n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1/6, इससे हम ज्ञात करेंगे योगफल। और अगर हो सकता है कि हमें प्राकृत संख्याओं के घनों का योग भी पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए कंपटीशन एग्जाम में हम पूरी तैयारी के साथ ही जाएंगे ताकि हमें कहीं भी ऐसा डरना नहीं पड़े। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n कोष्टक n प्लस 1/2। ये जो फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है अगर आपको याद हो तो n प्राकृत संख्या का योगफल का जो ही फॉर्मूला है उसी का अगर हम पुनः वर्ग कर दें तो हमें इन संख्याओं के घनों का योग हमें मिल जाता है। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल में जो देखा है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, जो प्रथम जो 50 जो है प्राकृत संख्या है उनका हमें सबसे पहले तो हमें योग की जरूरत होगी, क्योंकि जब तक योग नहीं होगा तो हम उनका औसत ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रथम 50 जो प्राकृत संख्या है उनका हम योगफल ज्ञात करेंगे। तो योगफल के लिए हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल सा है, n कोष्टक n प्लस 1/2। यानी n की जगह में कितनी संख्या है 50, तो हम सीधा लिख देंगे 50 और यहाँ लिख देंगे 50 प्लस 1/2। ठीक है, यानी हमें जो संख्या 2 से काट दिया कितने आ गए, ये
25, तो ये तो हो गए 25 और ये कितने हो गए 50 और हो गए 51। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर देते हैं। देखिए 25 का मैं सीधा ही गुणा कर रहा हूँ, 25 का 1 से कर दिया, 25 से कम 25, हासिल कितने हो गए 2। 25 का गुणा 5 से कर दिया, 25 पंजे 125, 125 और 2 हो गए 127। यानी इनका जो योगफल आ गया वो कितना आ गया 1275। ये तो आया है योगफल, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। अब औसत के लिए हमें कई बार ऐसा होता है प्रश्न कि आपको सारी संख्या दी हुई नहीं होती है, उनका योगफल हमें इस तरह से ज्ञात करना पड़ता है। तो यहाँ पर योगफल तो कितना हो गया 1275। ठीक है, तो ये तो राशियों का योग हो गया। अब राशियों की संख्या कितनी है, कितनी संख्या है हमें लिखी हुई 50 संख्या, तो हम इसमें कितने का भाग दे देंगे, 50 का हम दे देंगे भाग, और 50 का भाग दे दीजिए। देखिए पहले 5 इसको मैंने कट कर दिया 10 बार, इसमें 5 का भाग दे दिया, 5 दूनी 10, पीछे बच गए 2, 5 25, पीछे बच गए 2, 5 25, यानी कितने आ गए 255/10। 10 का भाग देंगे तो सीधे हम जानते हैं 1 को छोड़ के दशमलव लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 25.5। ये आ जाएगा इसका औसत। चौथा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम बात जो करते हैं विषम प्राकृत संख्या वाला, वही प्रश्न मैंने लिया है कि 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, वैसे देखने में बिल्कुल ये भी सिंपल ही है और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से करना जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरी हमेशा से ये मंशा रहती है कि मैं बच्चों को हर छोटी छोटी जो गलती जो होने की गुंजाइश रहती है उस गलती का ही निवारण करना। देखिए रियल में जो रेट की आप जो तैयारी करें तो मेरा मकसद कहीं भी ये नहीं है आपको कुछ नया सिखाना है। आप देखिए पहले से बहुत होशियार है, आप मैथ्स की तैयारी काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी जो कमियां जो रह जाती है उन कमियों को ही दूर करना मेरा मेन मकसद है। तो चलिए अपन उस प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में जो है हमारे कई बार अक्सर गलतियां होती है। देखिए अब करना क्या है, इसमें हमें 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है 60 तक की जो विषम प्राकृत जो संख्या है उनका हमें सबसे पहले तो योग चाहिएगा। वही बात जैसे हमने अभी किया था 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग किया था, वैसा का वैसा हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 60 तक की जो विषम प्राकृत संख्या है उनका हमें क्या करना पड़ेगा, योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो योग के लिए फॉर्मूला क्या है, देखिए विषम प्राकृत संख्या ज्ञात करना सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें n का स्क्वायर करना है। ठीक है, यानी हमें n का वर्ग करना है, जितनी संख्या है उन संख्या का वर्ग करते ही हमें 60 तक की जो संख्या है विषम संख्या है उनका हमें योग प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि देखिए विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7 9, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए 5 ही मैं संख्या अगर लूँ तो अगर मुझे इन पांचों का अगर योग ज्ञात करना हो तो देखिए यहाँ पर विषम संख्या देखिए वैसे है तो कहाँ तक 9 तक लिखी हुई है। अब 9 तक जो संख्या है वो संख्या कितनी होगी, संख्या तो देखिए 1 2 3 4 5 संख्या होगी। अगर 10 तक अगर माने कि अगर 1 से 10 तक अगर विषम संख्या मुझे अगर पूछी जाए तो कितनी होगी, इसकी आधी होगी। अगर सम संख्या भी इसी तरह से मानी जाए तो वो भी कितनी होगी, आधी संख्या होगी। जहाँ तक संख्या आपको पूछी है उससे आप उसका आधा ही यूज करें। कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है, जैसे अगर ये पूछ लिया जाए कि 1 से लगाकर 11 तक की कितनी विषम संख्या हो सकती है, तो आपको इसको गिनना थोड़ा सा आपका विवेक से अपन इसको ज्ञात करें कि देखिए सबसे पहले तो ये ज्ञात करें कि 10 तक तो उसकी कितनी होगी, आधी संख्या होगी, और अगली जो संख्या है वो अगर विषम संख्या है उसको हमें जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, ये अपन देख के उसे पता लगा सकते हैं कितनी संख्या हमें यूज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 60 तक जो संख्या होगी वो कितनी संख्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि 60 तक कितनी संख्या होगी, विषम संख्या 30 संख्या हो जाएगी। तो अगर हम इसका 30 का वर्ग कर दें तो हमें जो है 60 तक के विषम प्राकृत संख्या का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। वर्ग का क्या होगा, उसी संख्या का उसी से गुणा करना है, 3 का 3 से गुणा कर दिया, 900 जो है वो तो आ गया, इसका योगफल हमें ज्ञात हो गया। क्या हो गया, हमें 60 तक की। अब इनका औसत हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो औसत के लिए हमें क्या करना है, हमें एक तो योगफल चाहिए, तो योगफल तो हमें मिल गया 900, और संख्या कितनी होगी, तो संख्या भी आप ध्यान रखिए जल्दबाजी में आप 60 न लिखकर हमें विषम संख्या कितनी लिखनी है, 30 संख्या लिखनी है। इसमें आपको 30 का ही भाग देना है, क्योंकि जल्दबाजी में हमारे प्रश्न कई बार ये गलत होते हैं। तो इसका जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, आप जल्दबाजी में कहीं भी यहाँ 60 नहीं लिख के आपके कंपटीशन में ऑप्शन में आपको 60 में आप लिखोगे, वो आंसर भी आपको इसमें जरूर दिखाई देगा। तो आप हड़बड़ी में कहीं भी इतना जल्दी से नहीं करें, आप तसल्ली से आराम से करें, तो आपके ये प्रश्न औसत वाले प्रश्न बिल्कुल कहीं भी गलत नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एक अच्छे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमने अभी तक तो जो है औसत पर आधारित सिंपल से प्रश्न किए, अब अपन दूसरे जो प्रश्न है उनको भी हम समझते हैं कैसे उनको हल करना है। देखिए एग्जाम्पल 5वां ये, यदि एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों के औसत अंक 15 है तो विद्यार्थियों के कुल अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए संख्या भी दी हुई है और औसत भी दिया हुआ हो। ठीक है, जो दोनों चीज जो दी हुई है तो हमें क्या करना है, विद्यार्थियों कुल अंक ज्ञात करना है। कुल का अर्थ क्या होगा, हमें राशियों का योग ज्ञात करना है। तो हमें जो शुरू में वीडियो में जो चर्चा की थी, हमने औसत ज्ञात करना तो सीखा ही था, क्योंकि जो फॉर्मूला था वो किसका था,
हमने औसत के सारे प्रश्न देखे अभी। अब हम जो है राशियों का अगर योग ज्ञात करना हो तो हमने उसमें फॉर्मूला क्या देखा था कि हमें अगर राशियों का योग करना हो तो हमें करना है, जो औसत दिया हुआ है औसत और जो राशियों की जो संख्या दी हुई है उन दोनों का अगर हम गुणा करें तो हमें कुल योग प्राप्त हो जाएगा। कहीं क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे आगे जो प्रश्न आएंगे कंपटीशन में, अच्छे प्रश्न आने वाले हैं, उन प्रश्नों में अपन जो करेंगे तो वहां पर हमें ऐसे कुल अंकों की या कुल जो भी गणना दी हुई हो उनको हमको करने की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। तो हम जब भी योग करना हो या टोटल ज्ञात करनी हो तो हमें क्या करना है, जो भी औसत दिया हुआ है और जितने संख्याओं का औसत दिया हुआ है उन दोनों का हमें गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए औसत कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और कितने लोगों का औसत है, ये 7 विद्यार्थियों का है। तो अगर हम इसको 7 से गुणा कर दे, 15 सत्ते कितने हो जाएंगे, 105। तो 105 जो है ये टोटल अंक हो जाएंगे कितने बच्चों के, 7 बच्चों के कुल अंक हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इस फॉर्मूले की हम बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए छोटा सा प्रश्न लिया, आप इसको कहीं भी स्किप नहीं करें, ठीक है। ऐसा कैसे, जो एग्जाम्पल 6 जो दिया हुआ है वैसा जो ये प्रश्न जो है इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एक परिवार के सदस्यों की कुल आय 1,32,000 रुपये प्रति माह दी हुई है तथा प्रति व्यक्ति औसत आय जो है वो भी दी हुई है। तो हमें परिवार में सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो कई बार प्रश्न ऐसा होता है जिसमें हमें संख्या भी ज्ञात करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसा आता है कि आप जो कंपटीशन में प्रश्न आपकी जो तैयारी करिए, आप पेपर जो आपने दिए उसमें देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि इस तरह से प्रश्न दिए हुए उसमें लिखा होता है जैसे 5 छात्र और जुड़ गए तो अब नया औसत क्या होगा। इस तरह के अपन को जो गणना करनी पड़ती है तो उसके लिए सबसे पहले हमें संख्या मालूम होनी बहुत आवश्यक होती है। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं तो हमें जब भी राशियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इसके लिए अपन ने देखिए शुरू में फॉर्मूला देखा था, कौन सा था, जैसे हम औसत ज्ञात करते हैं वैसा का वैसा हमें संख्या ज्ञात करने के लिए भी फॉर्मूला ज्ञात करना। क्या करना है, हमें राशियों का योग और उसमें किसका भाग देना है। अगर हम औसत का भाग दे दें तो हमें राशियों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एक परिवार के सदस्यों की कुल आय दी हुई है, यानी राशियों का योग तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1,32,000 कुल योग तो दिया हुआ है। और उसके बाद में हमें देखिए प्रति व्यक्ति औसत आय, एक व्यक्ति की आय दी हुई है औसत, तो औसत कितना दिया हुआ है इसका 22,000, तो हम 22,000 का इसमें भाग दे देंगे तो हमें जो है क्या मिल जाएगा, उस परिवार में सदस्यों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। देखिए 0 से 0 कट कर दिए, ठीक है, 3 0 कट हो गए, इसको 2 से कट कर दिया, कितना हो गया 11, इसको 2 से कट कर दिया, 6 दूनी 12, 1 बच गया, 6 दूनी 12 और 11 से ये हो गया 6 बार कट, यानी परिवार में जो संख्या है वो कितनी है, 6 सदस्य, यानी 6 सदस्यों की अगर प्रति व्यक्ति की आय अगर 22,000 है एवरेज, तो कुल मिलाकर सदस्यों की कुल आय कितनी हो जाएगी, 1,32,000। तो ऐसे प्रश्नों की भी अपन को बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी। तो तीनों ही जो फॉर्मूले हैं, औसत ज्ञात करने का, राशियों का योग ज्ञात करने का और राशियों की संख्या ज्ञात करने का, तीनों ही हमारे दिमाग में होने बहुत आवश्यक है। चलिए इसी से बढ़कर अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ विशिष्ट जो प्रश्न है, अच्छे प्रश्न, उन प्रश्नों को अपन थोड़ा समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब तक अपन ने जो प्रश्न देखे वो सारे ही बेसिक प्रश्न देखे हैं, जो बिल्कुल ही फॉर्मूले पर आधारित थे, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न थे, उन प्रश्नों को देखा है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कंपटीशन के लायक जो थोड़े प्रश्न होते हैं, इस तरह प्रश्न, उन प्रश्नों को शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल वहां से भी ज्यादा हम टफ नहीं ले रहे, बिल्कुल एवरेज प्रश्न में ले रहा हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल आपके सामने कि यदि किसी कक्षा के 15 छात्रों का औसत भार जो है वो दिया हुआ है 18 किलो और 10 छात्राओं का औसत भार दिया हुआ है 13 किलो, तो बताओ कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का औसत भार कितना है। यानी यहाँ पर हमें देखिए ज्ञात तो क्या करना है, औसत ही ज्ञात करना है, लेकिन किसका करना है, हमें पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करना है। तो हमारे पास देखिए सीधा से हम ये सोचें कि जब हमें पूरी कक्षा का हमें छात्र छात्रा कितने, वो तो हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएगी, 15 छात्र हैं और 10 छात्र है, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे छात्र छात्रा, संख्या तो हमारे पास हो जाएगी 25। लेकिन दूसरा हमें क्या चाहिए, जब भी औसत ज्ञात करना हो तो हम सिंपल सा देखें, जब भी आप प्रश्न करें तो उसका बिल्कुल सिंपल सा सोचें, कहीं भी आपको ज़्यादा शॉर्टकट दौड़ने की जरूरत नहीं है कि हमें जब भी औसत ज्ञात करना है तो हमें क्या करना है, राशियों का योग और राशियों की संख्या, यानी हमारे पास 2 चीज होनी चाहिए। एक तो हमारे पास जितने भी औसत ज्ञात करना संख्या होगा वो संख्या होनी चाहिए, और दूसरा जो होना उनके टोटल हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या ज्ञात करना है, औसत इनका क्या करना है, पूरी छात्र छात्राओं का हमें औसत ज्ञात करना है। तो पूरी छात्र छात्रा तो हमें संख्या यहाँ से मिल जाएगी, 15 और 10 कितने हो जाएंगे, 25। तो राशियों की संख्या हमें मिल जाएगी 25, ये तो हमें कहीं भी दिक्कत नहीं देगी। अब हमें चाहिए क्या, राशियों का योग चाहिए, यानी हमें कुल मिलाकर जो जितने भी छात्र या छात्रा है उनका कुल भार कितना है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए जो 15 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है इससे हम कुल उसका भार ज्ञात कर लेंगे, 10 छात्रा दिए उनका औसत भार दिया उससे भी हम कुल ज्ञात कर लेंगे। तो हमें अभी एग्जाम्पल में देखा था कि हम देखिए जब हमारे पास संख्या भी दी हुई हो, औसत भी दिया हो, हम कुल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले तो क्या करना है, हमें 15 जो छात्र है, 15 छात्रों का हम जो है क्या करेंगे, कुल भार हम ज्ञात कर लेंगे। अब कुल भार कहाँ से आएगा, देखिए कुल ज्ञात करने के लिए हम पहले ही देखा है, हमें क्या करना है, औसत जो दिया हुआ है, औसत
और जितनी भी संख्या दी हुई है छात्रों की या छात्राओं की, उनका हम अगर गुणा करेंगे तो हमें कुल जो भार वो प्राप्त हो जाएगा। तो कितना है औसत, तो कितना है 15 छात्रों का 18, और कितने छात्र हैं 15, ठीक है। तो इनका हम गुणा करेंगे तो हमें 15 छात्रों का कुल भार मिल जाएगा। देखिए 15 का 8 से गुणा कर दिया, 15 8 कितने हो गए 120, हासिल हो गए 12। 15 का 1 से गुणा कर दिया, 15 एकम 15, 15 और 12 कितने हो गए 27, ठीक है। चलिए मैं इसे डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप चाहे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप गुणा कर सकते हैं, कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। कहीं भी हमको ये नहीं बताना है कि हम ज़्यादा होशियार है, आप सिंपल तरीके से आप गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया 15 छात्रों का कुल भार, तो कितना आ गया 270 किलो। ऐसा कैसे अपन क्या करेंगे, कितनी छात्राएं हैं 10 छात्राएं, तो हम 10 छात्राओं का भी हम कुल भार तो ज्ञात कर ही सकते हैं। जैसा हमने छात्रों का किया है वैसा वैसा हम छात्राओं का भी कुल भार ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल भार कितना होगा, वैसा वैसा इनका औसत कितना दिया हुआ है 13 किलो। तो 13 को हम कितनी संख्या है 10 छात्राएं हैं तो 10 से गुणा कर दीजिए, यानी ये हमें मिल गया 130 किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए जब हम टोटल ज्ञात कर लेते हैं उसके बाद में प्रश्न जो है सारे प्रश्न बहुत सिंपल हो जाते हैं। देखिए अब इनका योग करना है तो बिल्कुल सिंपल सा है, कितने छात्रों का योग तो कितना हो गया, देखिए 270 किलो हो गया, और छात्राओं का जो कुल भार जो है वो कितना हो गया 130 किलो। दोनों का योग कर देंगे तो कुल कक्षा का कुल योग हो जाएगा। संख्या हमें पहले से ही पता है कितनी है 25। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितने हो गए ये 0 का 0, 7 और 3 10, हासिल 1 हो गए, कितने हो गए 400। अब 400 में 25 का भाग दे दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा, ये 400 लिखे, ये 25 लिख दिया, तो जो भाग दिया चाहे आपको काट के सिंपल भी कर सकते हैं। इसमें 5 बार, इसमें हमने दिया कितना हो गया 80, वापिस 5 का भाग दे दिया, 16 पंजे 80। तो औसत कितना आ गया इनका 16, यानी 16 किलोग्राम जो है वो पूरी कक्षा के छात्रों का औसत आ गया है। अगर ऐसा भी नहीं करना चाहिए, सिंपल सा भाग दे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 25 से कम 25, पीछे कितने बच गए 15, अगली संख्या लिख दी 0, 25 संख्या हो गई 150, और ये आ गया हमारा 16 kg आंसर। यानी कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, बस सीधा ही दूसरे बच्चों की तरह फटाफट करना है। आपको हो सकता है 30 सेकंड ज़्यादा लगेंगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे आंसर सही आने चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अपना औसत ज्ञात करने का दूसरा तरीका एक और सीखते हैं। देखिए इस तरीके में एक प्रश्न ये दिया हुआ है कि 7 रेडियो व 8 टीवी का कुल मूल्य दिया हुआ है 27,350 रुपये, ठीक है। अब ये लिखा कि यदि एक रेडियो का औसत मूल्य 250 रुपये है तो एक टीवी का औसत मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न में देखिए करना क्या है, हमें देखिए बिल्कुल सिंपल से तरीके से सोचना है, कहीं ज़्यादा गहरे में नहीं जाना है, ना तो कोई शॉर्टकट लगाना है आपको कि इस तरह से सीधे इसको एक्स मान के करें, नहीं करना है। आप देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न दिख रहा है। देखिए क्या यहाँ पर जो दिया हुआ है वो एक ये लिखा हुआ है कितने रेडियो है, देखिए 7 तो रेडियो है और साथ में कितने हैं 8 टीवी है, ठीक है। टेलीविजन कितने हैं 8। अब दोनों का कुल मूल्य तो दिया हुआ है 27,350 रुपये, ठीक है। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, टीवी का औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें जो प्रश्न है वो हमेशा आप देखिए यहाँ से आप प्रश्न को हम जो चलेंगे वो उल्टा ही चलेंगे। जो हमें ज्ञात करना है वहां से हम देखेंगे कि हमें टीवी का औसत मूल्य ज्ञात करना है, यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, जितनी भी टीवी है उन टीवी का हमारे पास एक तो कुल मूल्य अगर हमारे पास हो, क्या होना चाहिए, अगर कुल मूल्य हो और उसमें हमें टीवी की संख्या कितनी है, टीवी की संख्या तो हमें मालूम है 8 है, ठीक है। तो अगर कुल मूल्य हमें ज्ञात हो जाए और हम उसमें 8 का भाग देंगे तो हमें टीवी का औसत मूल्य ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए टीवी का कुल मूल्य कहाँ से आएगा, तो हमें देखिए 8 टीवी का मूल्य ज्ञात करना, देखिए 7 रेडियो का उसका मूल्य पर ज्ञात कर लें और इसमें से अगर माइनस करना हमें 8 टीवी का कुल मूल्य तो ज्ञात हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक रेडियो का मूल्य तो दिया हुआ है, एक रेडियो का औसत मूल्य कितना है 250। तो देखिए एक रेडियो का दिया हुआ है औसत मूल्य, एक रेडियो का औसत मूल्य कितना दिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा है, कितना दिया हुआ है 250 रुपये दिए हुए। तो हम पहले क्या करेंगे, 7 जो रेडियो है उसका हम कुल मूल्य ज्ञात कर लेंगे कि 7 जो रेडियो है उसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, औसत का हम क्या करते हैं संख्या से गुणा करते हैं, 250 का हम किससे गुणा कर देंगे 7 से, 0 का 0, 7 पंजे 35, हाथ से कितने हो गए 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 हो 17, यानी 1,750 रुपये। ये तो हो गए कितने 7 रेडियो का कुल मूल्य तो हो गया ये, ठीक है। अब अगर अपन ये जो 27,350 उसमें से अगर अपन ये 7 रेडियो का मूल्य अगर माइनस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 8 टीवी का मूल्य मिल जाएगा। कितना टीवी का मिल जाएगा, 8 टीवी का कुल मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी जो 27,350 है उसमें से हम अगर 1,750 को अगर माइनस कर दे तो हमें जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 8 टीवी का मूल्य मिल जाएगा। देखिए 0 का 0 आ गया, 5 में से 5 माइनस कर दिया 0, 3 में से 7 माइनस नहीं होते 13, 13 में से 7 माइनस कर दिया 6, यहाँ कितने हो गए 6, 6 में से 1 माइनस कर दिया 5 और 2 के 2,
कितना आ गया 25,600 रुपये, ये तो आ गया कुल मूल्य। तो अब यहाँ से अपन औसत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कुल मूल्य तो कितना है 25,600 रुपये, ठीक है। और कितने टीवी है हमारे पास 8, तो 8 का भाग दे दीजिए। देखिए 8 का इसमें भाग दे दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा भाग दे रहे हैं अपन, कहीं भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा भाग है ये। 8 का भाग दे रहा है हमें, 8 या 24 हो गए, पीछे कितना बच गया 1, अगली संख्या आ गई 6, 8 दूनी हो गए 16, 0 2 0 के 2 0, यानी हमें जो एक टीवी का मूल्य मिल गया वो कितना मिल गया 3,200 रुपये, ठीक है। तो इस तरह से अपन आसानी से औसत इस तरह के जो प्रश्न आते हैं उनको भी अपन हल कर सकते हैं। आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो औसत से संबंधित जो एक अच्छा जो प्रश्न है वो ये है कि 12 संख्याओं का औसत जो है 10 दिया हुआ है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिए जाए तो नया औसत क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखिए क्या करना है, हमें ज्ञात तो क्या करना है भाई, औसत ज्ञात करना है। और हमें क्या करना है, जितनी भी संख्या है उस संख्या में कितने कितने जोड़ने, हमें 3 जोड़ने हैं। तो हमें ये बताना है नया औसत क्या होगा। तो देखिए हम पहले तो सिंपल सा तरीके से करते हैं। हमें क्या दी हुई है 12 संख्या दी हुई, इनका औसत दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो 12 संख्याओं का अपन योग ज्ञात कर लेंगे, कुल मिलाकर उनका योग कितना है, ठीक है। ये तो अपन ज्ञात कर ही सकते हैं कि देखिए 12 संख्या का योग क्या होगा, औसत कितना है 10 और संख्या कितनी है 12, यानी उनका योग आ गया कितना 120। ये तो आगे 12 संख्या यानी कुल मिलाकर उनके जोड़ कितने हो गए 120 हो गए। अब प्रश्न ये है कि प्रत्येक संख्या में कितने जोड़ने हैं हमको 3। हमें क्या करना है, प्रत्येक संख्या में कितने जोड़ने हैं 3 जोड़ने हैं। तो कुल मिलाकर हमें कितने जोड़ने हैं, तो हमें जो इसमें जो जोड़ने हैं हमको अतिरिक्त वो कितने जोड़ने हैं वो हम यहाँ से देखेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है कि हमें हर संख्या में कितने जोड़ने हैं 3 जोड़ने। तो कितनी संख्या है 12 संख्या में सब में 3 जोड़ेंगे, यानी 12 3 कितने हो गए 36। तो अगर हम इसमें 36 जोड़ेंगे तो हमें जो योग मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 6 योग 5 156। तो नया जो हमें कुल योग मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 156। तो नया जो औसत होगा वो नया औसत क्या होगा, नया औसत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नया जो योग है, योग कितना है अब हमारे पास 156 और संख्या तो हमारे पास उतनी कितनी जितनी पहले थी, कितनी संख्या थी 12। तो हम इसमें 12 का भाग दे दीजिए, 12 1 12, पीछे कितने बच गए 3 हो गए 36, 12 3 36। तो नया जो औसत होगा वो कितना हो जाएगा 13, ठीक है। अब ये जो प्रश्न है, अब इस प्रश्न को जो आप अगर अच्छे से अगर समझे इस प्रश्न को, तो आपको ये जो प्रश्न है वो इतना बड़ा करने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसे जब भी आपके प्रश्न आए जब हमारे पास औसत पहले से दिया हुआ हो और जब कोई संख्या हमको प्रत्येक संख्या में अगर हमको कोई संख्या जोड़ने के लिए कहे या प्रत्येक संख्या में घटाने के लिए कहे या प्रत्येक संख्या से गुणा करने के लिए कहे या प्रत्येक संख्या से भाग करने के लिए कहे, तो आप सीधा ध्यान रखें कि ये जो प्रत्येक संख्या में अपन कोई संख्या जोड़ रहे हैं, इसका अर्थ है वो जो परिवर्तन कर रहे हैं हम क्या करेंगे, उस संख्या के जो औसत है उस औसत में ही अपन परिवर्तन कर रहे हैं। तो हम सीधा इस प्रश्न को कर सकते हैं कि पहले जो हमारा औसत था कितना था 10, अब हम हर संख्या में कितनी संख्या जोड़ रहे हैं, हम 3 सब में जोड़ रहे हैं। इसका अर्थ है हम अगर औसत में 3 जोड़े तो हमारा नया जो औसत हो जाएगा वो हमें क्या मिल जाएगा 13 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, ये आप जरूर अपने दिमाग में रखें ताकि आप जो छोटे प्रश्न उनको हमें इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी देखिए मेरी कहीं भी ऐसे रखने की आदत नहीं है, आपको रटाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको सीधा ही बताऊं कि जब ऐसे दिया तो सीधा, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट एक बात समझ में आना बहुत जरूरी होता है कि हम इसमें सीधा ही 3 जोड़ने के लिए आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें जो प्रोसेस करके हमने देखा तो नया जो औसत है वो हमारा कितना परिवर्तित हुआ जितना हमने नई संख्या उसमें जोड़ी है, ठीक। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से जितनी भी संख्या थी उनका हमने औसत ज्ञात करने सीखे हैं, साथ ही राशियों की संख्या और राशि का योग भी ज्ञात करना हमने सीखा है। फिर भी आपको इसमें कहीं भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा जिसमें अपन औसत से संबंधित जो अच्छे जो प्रश्न है उन प्रश्नों को अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बनेगा तो फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। चलिए, तो बाकी जो आप अपने आपकी गाइड में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं अभी आप देखिए गाइड में उन्हीं प्रश्नों का आप चयन करें जिनमें आपको सिंपल सा औसत ज्ञात करना हो, उन प्रश्नों का आप अभ्यास कीजिए। उसमें आपको कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत आती है, क्या कोई प्रश्न ऐसा आपको लगता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा तो उसमें अपन उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ आप शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहे। और एक बार पुनः निवेदन, अब अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा वो आपको समय पर मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में औसत से संबंधित जो अच्छे जो प्रश्न है, जिसमें जब नया व्यक्ति जब आएगा या नया व्यक्ति जब कम हो रहा है तो उसके बाद औसत में क्या परिवर्तन होता है, उन प्रश्नों को अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप बने रहिए चैनल के साथ और अपना अभ्यास जारी रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।